ठीक है। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस, ओके, मेरी वॉइस भी क्लियर होगी। तो आप लोगों को जो अभी क्लास में अभी आए हैं उनको मैं बता दूं कि रिवीजन क्लास है। आप लोग अपने प्रीवियस टॉपिक्स में से कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई असाइनमेंट है जो मैंने बना के दिखाया समझ में या नहीं दिखाया, आप लोगों को समझ में नहीं आया, उसकी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं वो करके दिखा सकता हूँ। या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 रिक्वेस्ट आई हैं एमसीक्यूज़ वाले असाइनमेंट के लिए। तो हम एमसीक्यूज़ वाला असाइनमेंट बनाएंगे आज की क्लास में एटलीस्ट। और अगर कोई आप लोगों को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, जैसे ऑब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है या एरे में प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, आप मुझसे बोलेंगे तो मैं ड्यूरिंग असाइनमेंट उसको इंक्लूड कर लूँगा ताकि आपकी वो प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एमसीक्यूज़ वाला असाइनमेंट ही है आप लोगों को। तो हम एमसीक्यूज़ वाले असाइनमेंट ही बना लेते हैं। mcqs.html mcqs, ठीक है, .html हमने एक HTML की वो बना ली। और अब हमें करना क्या है? अब हमें करना यह है कि पहले तो हमें कुछ सवालात करने हैं। अच्छा, इसको बनाने के बहुत सारे मल्टीपल वेज़ हैं, बहुत सारे, 1-2 नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। और क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए जो है वो आप जितना ज़्यादा इसको बार बार बनाएंगे उतना ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग तरीक़ों से आप बना सकते हैं। तो मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि इसमें एरे का इस्तेमाल भी किया जा सके, ठीक है, और इसमें जो है वो बाकी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा सके। तो हम जो है वो, ताकि आप लोगों को एरे का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए और बाकी चीज़ें भी, तो हम इसको कर लेते हैं KBC, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। और यहाँ पे हम रख देते हैं क्वेश्चन, हमारा एक डिव होगा और डू इट विथ लेस कोड। ओके, अच्छा देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ प्रोग्रामिंग के हवाले से ना। ये मेरे वर्ड्स को जो है ना वो हमेशा के लिए याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप कोड को, लाइन ऑफ कोड को कम लिखते हैं ना, तो उसमें लॉजिकली जो है ना चीज़ें बढ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पे कल जो मैंने सेकंड लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने कोड करवाया था, जिसके अंदर मैंने 2 फंक्शन बनाए थे, वो लॉजिकली बहुत छोटा कोड लिखा था मैंने। अगर मैं आप लोगों को वो कोड दिखाना भी चाहूँ ताकि आप लोगों को मैं अपनी बात कन्वे कर सकूँ, तो मैंने बनाया था ऑपरेटर्स मोर वेरिएबल काउंटर बनाया था, नहीं, हमने बनाया था मार्कशीट बनाई थी हमने, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो बात ये थी, कुल मिला के बात ये थी कि मैंने जो है वो बहुत कम कोड के अंदर मैंने पूरी मार्कशीट बनाई थी, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना वो लॉजिकली जो है ना वो इम्प्रूव हो जाता है। मतलब उसको समझने के लिए आपकी लॉजिक्स अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने 3 फंक्शन का इस्तेमाल किया और बाकी जो है ना वो इस तरीके से किया। लेकिन अगर आप यही काम अलग से करते तो आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता, मतलब इफ़ एल्स आपको 5 दफ़ा लिखने पड़ते एटलीस्ट, क्योंकि 5 सब्जेक्ट थे, सबकी वैल्यूज़ अलग अलग वेरिएबल में उठानी पड़ती है। अगर आप एक ही फंक्शन यूज़ करते तो ये फंक्शन जो है वो बहुत बड़ा हो जाता। तो जब आप बोलते हैं कि कम कोड करें, तो जब हम कोड कम करते हैं तो हमें लॉजिक्स जो है ना वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो हमें ज़्यादा लॉजिकली कोड लिखना पड़ता है, जिससे नंबर ऑफ़ लाइन, इट्स वेरी गुड, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि आप नंबर ऑफ़ लाइन्स को कम करें। लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर आप ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड करते हैं तो वो ज़्यादा आसान होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक दफ़ा ये एक कोड लिख के 2 या 4 लाइनें समझा देता और उसको कॉपी पेस्ट करता है यहाँ पर और पूरा असाइनमेंट बना लेता, ठीक है ना। तो ये 2 अप्रोचेज़ होती हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको लेस कोड एंड गुड अप्रोच के साथ लेके चलूँ, जिसके अंदर लॉजिक्स बहुत ज़्यादा हों। ज़्यादा लॉजिक्स की वजह से क्या होता है, आपके दिमाग जो है ना वो ज़्यादा सोचता है और ज़्यादा प्रोसेस करता है, तो जिसकी वजह से जो दिमाग में लगा थोड़ा बहुत जंग होता है ना वो हट जाता है। अच्छा, बात हो गई, पहले इसको कर लेते हैं, ये बना लेते हैं क्वेश्चंस की आईडी
कि इसके अंदर मेरा सवाल आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भाई आप लोगों को CSS की क्लास नहीं दे रहा, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करिएगा कि मैं बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे बटन्स। बटन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया मिसाल के तौर पे बटन, और बटन के ऊपर हम लगा देते हैं बटन के ऊपर हम लगा देंगे आईडी नहीं लगाएंगे हम बटन के ऊपर। बटन के अंदर टैक्स आ जाएगा, और बटन के अंदर जो है वो क्लास लगा देंगे। ठीक है, और क्लास के अंदर जो है वो इसमें लगा देंगे ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन की क्लास लगा दी, ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, और ये 4 ऑप्शंस आ गए। इसको चला के भी देखते रहते हैं हम हैंड टू हैंड कि ये कैसा दिख रहा है। 4 बटन आ गए, बटनों में भी कुछ भी नहीं है, और ऊपर सवाल में भी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं, किसी भी तरीके से कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अभी सब चीज़ें आ जाएंगी जब हम कोड लिखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पे 4 बटन आ गए, और इसके ऊपर एक सवाल के लिए एक जो है ना जगह छोड़ दी है, डिव आ गया हमारे पास। जब उसमें क्वेश्चन आएगा तो वो चीज़ें हो जाएंगी। अब आते हैं थोड़ा सा हम लॉजिक्स की तरफ। हम वही स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे, कुछ नहीं करना। अब जो कल रात को हमने एरे पढ़ा है ना, अब मैं उस एरे का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और बहुत लॉजिकल इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिससे हमारा कोड बहुत शॉर्ट भी होगा और बहुत अच्छे तरीके से भी काम करेगा। ठीक है तो एक लेट और क्वेश्चंस के नाम से मैं एक एरे बना लेता हूँ, और एरे हमें पता है कि एरे के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी, जैसे हम ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ भी रख सकते थे, मैंने फंक्शन तो रखवाया ही था। लेकिन अब जो दूसरी चीज़ है ना वो ये थी कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी आ सकता है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और एरे के अंदर एरे भी आ सकता है। ठीक है ना, ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं। तो ये मैं आगे की क्लास में डिटेल में भी समझा सकता हूँ आपको। ठीक है ना, दोबारा भी समझा देंगे, कोई इशू नहीं। तो मेरे पास एक एरे है, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट कर लिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा, उस ऑब्जेक्ट में मैं अपना क्वेश्चन रखता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर जो है ना वो हम रख लेते हैं कोई अच्छा सा सवाल ढूंढ लेते हैं। क्या लिखे, चलें, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, हमने ये सवाल लिख लिया। अब हमें इसके क्या चाहिए, हमें इसके चाहिए आंसर्स। ये एक सवाल हो गया। या फिर इसको इस तरीके से करते हैं, एरे टू ऑब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसको इस तरीके से करते हैं कि क्वेश्चन 1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 1 आ गया, और ये क्वेश्चन 2 आ गया। मैं आपको सिर्फ 2 पे करके दिखा रहा हूँ, आप इसको 10 पे भी कर लें, फिर 20 पे कर लें, फिर 50 पे कर लें, कोई मसला नहीं। एंड कैपिटल ऑफ सिंध। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। इस्लामाबाद पहला, और दूसरे का जो है वो कराची है। ठीक है, तो मैंने ये 2 सवाल रख लिए, और अब आंसर्स की तरफ आते हैं। ठीक है, आंसर्स, लेट आंसर्स। ठीक है, इसको भी हम जो है वो हम बना लेते हैं अपना आंसर्स। तो आंसर्स के अंदर अब हम जो है ना वो रखते हैं अपने पास क्या रखा जाए। मैं इसलिए ज़्यादा सोच रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने आपको फोर लूप वगैरह नहीं करवाए, तो मैं सोचा कि उनको अवॉइड करूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, चले आंसर को मैं दिखाता हूँ पहले। तो अभी जो है एक वेरिएबल और बना लेते हैं, आंसर्स के साथ हम बना लेते हैं एक वेरिएबल काउंटर का, और काउंटर इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है ना, काउंटर क्या है, क्या या फिर ये कर लें, काउंटर की जगह इसको कर लें करंट पेज या करंट क्वेश्चन, कि हम कौन से क्वेश्चन पे खड़े हैं। तो अभी हम 0 वाले पे खड़े हैं, तो हम 0, हमें पता है कि 0 वाला सवाल क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक है, अब हम बनाते हैं
एक फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन का नेम रखते हैं चेकर, क्योंकि ये चेक करेगा कि आपका ऑप्शन ठीक है, सही है या नहीं, ठीक है ना। और अभी इसमें कोई पैराम नहीं है, तो अभी जो है वो जैसे ही हम क्लिक करेंगे किसी भी ऑप्शन पे, ऑन क्लिक, तो ये वहाँ से जो है वो दिस को लेकर आ जाएगा, ठीक है। ये कर लेते हैं, ओह सॉरी, चेकर, और ये जो है वहाँ से दिस लेकर आ जाएगा, फिर पूरा ऑब्जेक्ट उठा के ले आएगा, ओके। और यही सब जो है वो हम करते हैं इन सब के साथ, दिस एंड दिस। ऑन क्लिक और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम बस जस्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो एक हो गया चेकर, और चेकर क्या करेगा, और कि हमारा जैसे क्लिक होगा वो यहाँ पे इसको पॉइंट करेगा। अब दूसरी चीज़, बटन क्लिक होने पे ये तो चेक करेगा, लेकिन चेक करने के बाद अगर हमारा आंसर ठीक है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा, और अगर हमारा आंसर ठीक नहीं है तो वो प्रीवियस क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पे रहेगा, ठीक है ना। तो पहली बात ये कि एक फंक्शन हम चेकर के अलावा एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं, फंक्शन का नाम रखेंगे रेंडरर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो भी रेंडर जो होगा, ये हमारे जो है जो भी सवाल होगा, जो अभी वाले सवाल है वो रेंडर कराएगा, या इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो रेंडर कराएगा, ठीक है ना। तो जो भी हमारा सवाल होगा उसको ये क्या करेगा, रेंडर कराएगा। तो ये जो रेंडर है इसके अंदर जो है वो हमारे पास आएगा कि कौन सा टॉपिक है जो रेंडर कराना है। तो हम जो है वो रख ले, बल्कि काउंटर क्वेश्चन तो हमें मिल ही जाएगा, बाहर वाली चीज़ घर में आ जाती है, तो हमें याली वैल्यू इसके अंदर मिल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन रेंडर कराना है। तो हम पहले कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है हमारी, क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारी आईडी क्या है, क्वेश्चन। तो हम वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो किसी भी तरीके से। और इसके अंदर जो है वो हम डॉट इनर HTML और इक्वल टू क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चंस ऐसा होना चाहिए इसको, क्योंकि ये एक एरे है, तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसकी कौन सा क्वेश्चन उठाना है, ये हमारे पास हमें वेरिएबल बता रहा है करंट क्वेश्चन, कि हमें जो भी वेरिएबल वैल्यू उठानी है वो हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो पहले इसको रेंडर करके चेक करते हैं कि फर्स्ट टाइम पे तो ये ऑटोमेटिक ही रेंडर होगा। तो हम ये देखते हैं, जी हाँ, पहली दफ़ा जैसे ही आया फंक्शन हमारा ऑटोमेटिक कॉल हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने फंक्शन बना के उसको नीचे कॉल करा लिया, ठीक है ना। तो मेरा पहला सवाल रेंडर हो गया। अब सवाल रेंडर हो गया तो सवाल के साथ उसका जवाब भी रेंडर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें जो है वो उसका जवाब भी रेंडर करवाना है। अब मैं इसके लिए जो है वो मल्टीपल काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी वजह ये है कि मैं जो है वो आपको फॉर लूप नहीं पढ़ाया, तो मैं आपको लूप से बचाने के चक्कर में जो है मुझे आपको 2-3 वेरिएबल एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। इस वजह से जो है ना मैं दूसरी अप्रोच इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया हमारे पास सवालों का, हमने वो बना लिया, और ये आंसर्स आ गए हमारे। और आंसर्स के अंदर जो है ना वो हम बना लेते हैं एक एरे या फिर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसका जो लेबल रखते हैं, ये लेबल छोड़ते हैं, इसको वैल्यू कर लेते हैं। जो इसकी वैल्यू है वो हो गई इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद, ठीक है, बाद आ गया। और इसी तरीके से जो है ये इस ट्रू का मतलब ये है कि क्या ये वैल्यू, क्या ये आंसर सही है, तो हम इसको जो है यहाँ पे कर लेते हैं ट्रू। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर कर लेते हैं ट्रू। अब मैं एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ, और जब मैं इसको चेक करना होगा तो एरे में से जब वैल्यू निकालनी होगी तो मुझे पता है कि मैं कंसोल डॉट लॉग करके, और ये आंसर्स में से अगर मुझे पहला चाहिए तो मैं 0 करूँगा तो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ
तो जैसे ही आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ होगा तो आपको जो है वो यहाँ पे पूरी वैल्यू दिख जाएगी अगर आप पहला ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं तो आप जो है वो इस्लामाबाद, कराची और ये फॉल्स, क्योंकि एक चीज़ में एक ही ट्रू हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अगर दूसरी वैल्यू उठाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 करेंगे और आपका दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा कराची वाला, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको पूरा एरे आ जाएगा। एरे बताएगा कि एरे के अंदर पहली वैल्यू पे एक ऑब्जेक्ट है और दूसरी वैल्यू पे एक ऑब्जेक्ट है, और जब आप खोलेंगे तो आपको पता लगेगा एरे की 0 इंडेक्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है और 1 इंडेक्स के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर आपको सिर्फ ये कराची की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो आप इसको बोलेंगे 1 वाली इंडेक्स 0 एंड 1। आप ये 1 वाली इंडेक्स पे आओ और आने के बाद डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू उठा के दिखाओ मुझे। तो जब आप ये करेंगे तो आपको कराची पूरा दिख जाएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आप डायरेक्टली मैसेज करें और कॉल माइक ऑन करके भी मुझसे कह सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो। फैसल रफ़ीक, आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो ये मैं आपको इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ कि अभी जो है वो आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, फिर हम आते हैं, अब कराची के बाद लाहौर कर देते हैं। लाहौर, यार जब भी लाहौर का नाम याद आता है मुझे खोता याद क्यों आता है, खोता कढ़ाई है। ये काफ़ी मशहूर हो गए हैं ये लाहौर वाले इस मामले में। अच्छा, ये आंसर और ये आंसर जो है ये चारों आ गए। ये पहले सवाल का आंसर है, ठीक है। ये क्या है, ये समझ लें कि ये जो है वो आंसर 0, मतलब ये जो इसके आंसर्स हैं 0 मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसकी जो 0 इंडेक्स पर है उसकी जो वैल्यू है उसके ये सारे आंसर आ गए, ठीक है। अब आंसर जो है वो बाकियों के भी बना लेते हैं हम। अब ये 1 के आंसर हैं, अब आंसर सेम ही रखते हैं और इसमें से जो है वो ट्रू एंड फॉल्स को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब जो दूसरा सवाल है उसका आंसर ये वाला ट्रू है, ठीक है। अब आते हैं इसको प्रिंट करने की तरफ। इसको बंद कर देते हैं और जैसे ये रेंडर होगा तो हम जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय किससे उठाऊँ मैं, टैग नेम से उठाना पड़ेगा। टैग नेम, और टैग नेम है बटन, ठीक है। उसके अंदर जो है वो हमें करना है बटन 0 पर डॉट इनर HTML डालनी है क्या, आंसर्स 0। अब ये 0 जो है ना वो ज़ीरो नहीं है, हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे करंट क्वेश्चन से। अच्छा देखें, ये वाली जो चीज़ है ना ये लॉजिकल है, ये वाली जो चीज़ है वो लॉजिकल है। वो मैं समझाता हूँ कि मैं क्या करने लगा हूँ। मैं पहले आपको जो है ना वो एक चीज़ और समझाता हूँ। ये दोनों को कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इसको प्रिंट करवाते हैं और इसको जो है वो ये रहा आंसर 0। क्या आ गया, एरे में आंसर 0। और ओके नहीं निकलेगा, ये एरे बन जाएगा, ये एरे बन जाएगा। तो हमारा जो है वो ये एरे बन जाएगा, इससे मसला हो जाएगा हमें। दूसरी अप्रोच, अगर मैं इसको आंसर्स करूं और अच्छा हाँ ये भी कर लेते हैं ना, बल्कि ये कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है और इसको ये करते हैं क्वेश्चन, फिर बहुत अंदर चला जाएगा। मैं आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझाना नहीं चाह रहा, लेकिन करते ये हैं कि एक एरे बना लिया हमने और एरे की
काम कर लेते हैं इसको। आंसर्स, चलें इसको यही करना पड़ेगा मेरे ख़्याल से। हम अलग अलग वेरिएबल नहीं बना रहे, ठीक है। और ये वाला भी नहीं बना रहे अलग से, और इसको भी इसी के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो अब देखें क्या है, ये आंसर है। आंसर की एक बड़ी एरे है, उसके अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर एक और एरे है जिसके अंदर जो है वो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। अब देखें क्या करने वाला हूँ मैं। ये तो सवाल एज इट इज़ प्रिंट हो गया मेरा। अब जो है बटन्स को उठाया, पहले बटन के अंदर जो है वो मुझे उसका सवाल डालना है। तो हम क्या करेंगे, आंसर्स में से जो है वो उठाएंगे। आंसर की जो आंसर्स चाहिए, जिस क्वेश्चन के आंसर चाहिए वो सेम, और उसकी जो है वो पहले हाँ, ये हमारे पास आएगा आंसर्स का पहला एरे, और उसमें से जो है वो हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, ओह सॉरी 0 पे वैल्यू, उसकी पहले सवाल के आंसर्स, और उसके अंदर पहले आंसर की वैल्यू ऑब्जेक्ट उठाया हमने। ठीक है, यही आपको करना है। और बस उसमें करना क्या है, यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड 1 2 एंड 3। देखते हैं वैल्यूज़ आई। ओ वाह, ये आ गई हैं वैल्यूज़। ठीक है, अगर ये सवाल 2 कर देते हैं हम इसका, तो सवाल 2 पे आएंगी वैल्यू, क्योंकि सवाल 2 करने के लिए मुझे जस्ट इसको 1 करना है। तो चेक करते हैं, कैपिटल ऑफ सिन, ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक आ गई वैल्यूज़, और हमारे पास वैल्यूज़ भी प्रिंट हो गई हैं। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को, क्योंकि ये आसान भी है और प्रैक्टिस वाली चीज़ है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ये वाली, कि ये क्या किया है मैंने। लग नहीं रहा कि समझ में आई है भाई। नो सर, नहीं आई समझ में। चलें ठीक है, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। और किसी को समझ में नहीं आई हो, या आ गई बाकी सबको समझ में? आपको भी नहीं? अच्छा चलें, थोड़ा है थोड़ा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आप में से कुछ को आया कुछ को नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी अप्रोच चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को, बल्कि एक दफ़ा इसमें करते हैं फिर दूसरी अप्रोच से भी करवाऊँगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको कल समझाया था क्लास में कि जो भी एरे होता है, आप एरे के अंदर कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी, और ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैंने आपको समझाया था कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ भी रख सकते हैं। तो आप पूरा फंक्शन भी रख सकते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर एरे में एरे भी रख सकते हैं, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी रख सकते हैं, और एरे के अंदर एरे, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, जो चाहे जैसे चाहे सेट कर ले। जावास्क्रिप्ट सबको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये बात तो हमें समझ में आई। ये तो मैंने बनाया सिंपल एरे, यहाँ तक तो मैं नहीं समझता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 0 करें और 1 करें, ये दोनों वैल्यूज़ उठ के आ जाएंगी आपकी, ठीक है ना। आप ये करें और उसमें 0 पास करें तो आपका कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा, और 1 करेंगे तो कैपिटल ऑफ सिंध आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जो ये चीज़ करी, ये क्या किया मैंने, ये किया ये कि एक जो आंसर था मेरा, ठीक है ना, उसके अंदर एक एरे रखा, ठीक है। आंसर को एक एरे पास किया मिसाल के तौर पे, और उसके अंदर जो उसकी पहली वैल्यू यहाँ पे जो बनती, मिसाल के तौर पे आमिर लिखते और दूसरी वैल्यू हम 30 करते। तो मैंने क्या किया, आमिर की जगह एक एरे और लगा दिया। मैंने बोला जब ये जो एरे है ना, ये वाला जो एरे, ये एरे होल्ड करेगा सारे आंसर्स जो भी होंगे क्वेश्चन के,
पहले क्वेश्चन के जो भी आंसर है वो ज़ीरो वाला आंसर्स का ज़ीरो होल्ड करेगा, और जो दूसरे क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो आंसर्स का वन होल्ड करेगा। ठीक है ना, सेम चीज़ करी यहाँ पे, एरे को रिप्लेस करा, यहाँ भी एक अंदर एक और एरे डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो बताएं। ये बात समझ में आ गई कि मैंने आमिर को भी एक एरे से रिप्लेस किया और 30 को भी, क्योंकि ज़ीरो के ऊपर का मतलब है कि ज़ीरो क्वेश्चन के आंसर्स और वन का मतलब है ज़ीरो वन क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है ना, तो ये मैंने सिंपली रिप्लेस किया। अब क्योंकि मेरे पास एक आंसर नहीं है, मेरे पास आंसर जो है वो 4 हैं। ठीक है ना, 4 की लिमिट है मिसाल के तौर पे, तो 4 आंसर्स हैं और चारों आंसर्स का जो है ना चारों आंसर में से कोई एक आंसर ट्रू हो सकता है और बाकी सारे फॉल्स होंगे, हमें ये भी पता है। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि इसके अंदर जो है ना, मैं अगर यहाँ पे सिंपल ऐसे कराची रखूँगा, इस्लामाबाद रखूँगा, ISB कर लेते हैं इसको, ठीक है, और इसको लाहौर करूँगा, अगर मैं ऐसे वैल्यूज़ रखूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से सवाल का जवाब सही है? ठीक है ना, मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन से सवाल का जवाब सही है। तो मैंने इसको कहा कि भाई ऐसे रखने से बेहतर ये है कि आप ये करें कि आप एक एक वैल्यू को जो स्ट्रिंग में रखनी थी वो मैं ऑब्जेक्ट में कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ वैल्यू या लेबल जो भी आपको ठीक लगे, और आप इसको कर दें क्या ना, इसका इस ट्रू से पता चल जाएगा कि क्या ये वैल्यू ट्रू है या नहीं। तो मुझे पता चल जाएगा भाई ये वैल्यू सही है या गलत है। ठीक है ना, तो अब मैंने उस एक स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसको एक खूबसूरत करके जो है ना वो एक लॉन्ग एरे में लिख लिया मैंने, बस, और कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब बात समझ में आई कि मैंने एरे के अंदर मल्टीपल एरेस, जो मेरे सवालों के जवाबात के एरे थे, और हर एरे के अंदर एक जवाब का एक ऑब्जेक्ट रखा जिसके अंदर एक ट्रू की वैल्यू रखी और एक लेबल रखा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? गुड हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो, क्योंकि अब आप लोगों का वास्ता, आप लोगों का ताल्लुक़ इन चीज़ों से पड़ता रहेगा और मुसलसल पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ों से। ठीक है ना, अब आ जाते हैं, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मैंने बस वैसे ही लिख लिया और इसको बड़ा करके दिखाया आप लोगों को। इसके बड़ा होने में कोई हर्ज नहीं है, नंबर ऑफ़ लाइन बढ़ने में इसका कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये लॉजिकल एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये भले 200 लाइन्स पे चला जाए लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजह ये है कि ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है बस। ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ़ लाइन ऑफ कोड में ये एक लाइन कंसिडर की जाएगी क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। अच्छा, अब हम आते हैं, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा से समझा देता हूँ कि भाई मैंने क्या किया। मैंने कहा कि भाई बटन्स लेकर आओ। अब बटन्स टैग नेम जो है जाहिर सी बात है रिटर्न करेगा आपको एक एरे। 1 मिनट वेट कीजिएगा। सीमा यार बहुत शोर आ रहा है, क्या करूं? तो कुछ और काट पाट ले, पानी पिलाइएगा जब। ओह सॉरी, जब ये पानी पीने लगा ना। ओके, आई एम बैक। और अब मैंने क्या किया, जब मैंने टैग नेम से बटन्स उठाए तो मुझे पता है कि ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक एरे रिटर्न करेगा। तो मैंने इसको बोला भाई ज़ीरो वाले के ऊपर, ज़ीरो बटन के ऊपर जो है उसके अंदर जो वैल्यू रखनी है इनर HTML के अंदर, वो वैल्यू ये वाली होगी। अब कौन सी वाली होगी? अब मुझे पता है कि आंसर्स के एरे के अंदर जो है ना ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। तो मैंने आंसर्स का एरे उठाया। अब एरे में से वैल्यू कॉल कैसे करते हैं? इनमें से 0 1 करके। अब मैंने बोला भाई 0 वाली वैल्यू उठा लो। ठीक है, पहले सवाल का जवाब उठा लो। लेकिन ये 0 मैंने कहीं सेव किया हुआ है। मैंने कहाँ सेव किया हुआ है? इस करंट क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे पता है मैं इस क्वेश्चन को जैसे ही मैं सेकंड स्क्रीन पे जाऊँगा मैं इस क्वेश्चन को 0 से 1 कर दूँगा। तो ये सारा डायनामिक चलना चाहिए, ये सारा जेनेरिक होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जनरलाइज होना चाहिए, सारा जेनेरिक होगा।
तो मैं जो है इसको इससे रिप्लेस कर दूंगा, ताकि मैं सिर्फ इसकी वैल्यू को अपडेट करूंगा और ये सवाल को जब रेंडर करेगा तो दूसरा सवाल रेंडर कर देगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, अब ये पूरा एरे उठा लेगा। आंसर डॉट ज़ीरो करूँगा तो ज़ीरो के ऊपर जो एरे पड़ा हुआ है वो पूरा एरे आ जाएगा। उस एरे की पहली ऑब्जेक्ट उठा लो, उस एरे का पहला ऑब्जेक्ट उठा लो और पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू को जो है वो इसमें डाल दो। दैट्स इट। मैंने सिर्फ ये काम किया है और कुछ भी नहीं किया। आप अगर इसको ओपन करेंगे तो वही चीज़ होगी। ठीक है, देखें ये सब आ गया। ऑप्शंस थोड़े से चेंज कर देते हैं ताकि वो जो है विजिबल भी हो हमारे पास। KPK, ठीक है, और पेशावर एंड कुछ और कर लेते हैं इसका, हैदराबाद। ठीक है, तो अलग अलग नेम कर दिया ताकि आपको पता हो कि कौन से नेम्स प्रिंट हो रहे हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास सिंध आ रहा है क्योंकि मेरे पास करंट वैल्यू जो है वो मैंने चेंज जो की हुई है वो मैंने 1 किया हुआ है, इस वजह से। अब अगर मैं इसको वापसी 0 करूँगा तो देखें कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद कराची लाहौर मुल्तान आ गया। और अगर मैं इसको 1 करूँगा तो मेरे पास दूसरा सवाल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सो ऑन, मैं तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां जितने सवाल ऐड करता जाऊँगा वो सारे आते चले आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ये मैंने सिर्फ प्रिंटर बनाया है, तो ये प्रिंटर ने जो है वो रेंडर फंक्शन जो है, जिसको मैं प्रिंटर कह रहा हूँ, ये रेंडर फंक्शन है, ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है मेरे सवालात को। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब देखते हैं चेकर। अब जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, अच्छा, अब जब हमने वैल्यूज़ रखी हैं तो अब हमें वैल्यूज़ के साथ भी इसके साथ कुछ ऐसा रखना है कि हमें पता चल जाए कि ये जो है वो ट्रू है। ये क्या है, ये ट्रू है। तो अब मैंने इसके साथ फंक्शन तो बाइंड किया है, लेकिन इसके साथ मैंने दिस लगाया है, जो कि अब मुझे क्या मिलेगा जब मैं इस फंक्शन पे क्लिक करूँगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिस उठा के दिखाऊँ मिसाल के तौर पे, इसको कर लेते हैं एलिमेंट। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट जो भी हम उठा रहे हैं, इसको अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं कि ये कैसे उठ रहा है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये पूरा एलिमेंट लेके आता है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है इसका आंसर? मुझे ये तो मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या एरे में सर्च करना पड़ेगा पूरे कि मैं पूरे एरे में सर्च करूँ और फिर देखूँगा कौन सा सवाल सही है और कौन सा गलत है। तो ये करने के लिए जो है वो बहुत गलत तरीका हो जाएगा, मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ और करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं बटन उठाता हूँ, बटन की इनर HTML की जगह मैं इसके ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर जो है ना वो फंक्शन बाइंड करने की कोशिश करता हूँ। फंक्शन देते हैं इसको, ऑन क्लिक को इसको देते हैं हम चेकर। ठीक है, और चेकर के अंदर जो है जो भी वैल्यू मेरी इसकी बनती है, और इसके जो है वो इज़ ट्रू। ठीक है, इस ट्रू जो भी बना, पहले एक बार चेक कर लेते हैं ये वैल्यू आई या नहीं आई। इसको मैंने क्या किया, 1 कर दिया वापस, इसको 0 कर लेते हैं ना। कोई एरर आया, वार्निंग आई, वार्निंग भी नहीं है, मैसेज आए हैं 2 और ओके। एलिमेंट एक बार और चेक कर लेते हैं। ऑन क्लिक पे दिस आ रहा है और ये सारे फंक्शंस आ रहे हैं, और मैंने जो है वो ऑन क्लिक इसको पास किया है और इसको एक चेकर फंक्शन दिया है, और ऑन क्लिक के बटन 0 के ऊपर ऑन क्लिक अप्लाई हुआ है, नहीं हुआ, ऑन क्लिक अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, इसका दूसरा तरीका अपना लेंगे।
ठीक है। और ऐड इवेंट लिसनर लगा देते हैं इस पर, ठीक है। और इसका ऐड इवेंट लिसनर का जो है वो पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं एक दफ़ा। ऐड इवेंट लिसनर के ऊपर जो है वो आपको देना है, ऐड इवेंट लिसनर को एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर लेता है, ठीक है। अच्छा, ऐड इवेंट लिसनर लेता है क्लिक एंड फंक्शन, ठीक है। क्लिक करते हैं और फंक्शन लेता है, तो ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं इसके ऊपर, क्लिक के ऊपर, ठीक है। और इसके साथ इसको इसकी वैल्यू पास कर फंक्शन पास कर देते हैं जो हमारा है चेकर, ठीक है। और उस फंक्शन के साथ जो है वो हम लगाते हैं अपना ये वाली वैल्यू जो हमें बताएगी कि ये ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे कंसोल को क्लियर करते हैं और मैसेज पे आते हैं वापस और क्लिक करते हैं। तो हमारे फंक्शन ने काम नहीं किया है अभी तक, और रिफ़्रेश करते हैं इसको, तो काम नहीं किया अभी तक। हम जो है वो ज़ीरो वाले पे लगा रहे हैं बटन्स के ऊपर, ऐड इवेंट लिसनर लगा रहे हैं हम ऑन क्लिक, जैसे ही वो क्लिक हो वैसे ही जो है वो हमें वैल्यूज़ दे दें। एक दफ़ा कंसोल करके देखते हैं, शायद कोई गलती कर रहे हो। कंसोल डॉट लॉग फंक्शन ऐड इवेंट लिसनर एलिमेंट हमने बिल्कुल सही किया है। हम उसके ऊपर एक फ़ंक्शन लगा रहे हैं और फंक्शन हमने सही लगाया। ओह सॉरी, मैं जो है वो ये वाला फंक्शन बाइंड करना पड़ेगा हमें, ये वाला फंक्शन लेगा, ओके नो प्रॉब्लम। अगर ये वाला फंक्शन देते हैं इसको, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन इसको पास ऑन किया और इसके अंदर हमने चेकर लगा दिया जो हमारा चेकर फंक्शन है, ठीक है। और उस चेकर पे हमने क्या वैल्यूज़ पास करी थी, वो ये वाली वैल्यूज़ है जो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसके अंदर पुट करते हैं और इसको कर देते हैं इस ट्रू। ऑन क्लिक चला है नहीं चला, कंसोल करते हैं पहले, तो कंसोल डॉट लॉग और ठीक है ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं चेकर की, और हमने चेकर में इसको हमने चेकर में कंसोल ही नहीं किया, चेकर में कंसोल ही नहीं किया, तो हमारा शायद पहले वाला मेथड भी चल ही जाता। चेकर और चेकर में आई थिंक हमारा पहले वाला फंक्शन भी चल जाना चाहिए, और बल्कि चल ही जाएगा, इस ट्रू, ठीक है ये ट्रू, लेकिन इसका ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ही मेरा कोड चलता है वैसे ही वाला फंक्शन चल जाता है, जो कि गलत है। तो इसको क्या करेंगे, इसको आप एक और फंक्शन में रैप कर दें। तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक फंक्शन में और रैप कर दें, फंक्शन इस तरीके से बना दें और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लें, ठीक है। अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये ट्रू है। अब दो चीज़ें हो रही हैं कि आपका फंक्शन दो दफ़ा चल रहा है, देखें ये वाला फंक्शन भी चल रहा है कि वो एलिमेंट भी लेके आ रहा है, और ये वाला फंक्शन भी चल रहा है, ठीक है। जब आपके पास ऐसी सिचुएशंस हो तो आप जो है वो आपको जो है वो यहाँ से फंक्शन हटा लेना है।
ठीक है। अब बटन के ऊपर हम फंक्शन ऐड इवेंट लिस्टनर से बाइंड करेंगे कि ये इवेंट जो है वो लिसन करता है। यही कॉपी करेंगे, यही 1 के साथ, ठीक है। यही 2 के साथ, कुछ गलती की। ओ मैंने जो है वो यहाँ ब्रैकेट्स नहीं लगा, और ठीक है। तो ये मैंने एक कोड लिख लिया। अब इसको चेक करते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे 3 और यहाँ पे थर्ड वाले को 1 2 3 4। तो अब क्या वो मुझे बता रहा है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, और अब आ गया इसमें इफ़ एलिमेंट जो है वो अगर ट्रू है तो आप यहाँ पे उसको अलर्ट दिखाएं, नहीं, काउंटर को जो है वो आपने जो है कौन सा फंक्शन था, करंट क्वेश्चन था, इसको आपने 1 कर देना, इक्वल टू 1 या +1, ठीक है, +1 कर दें। और एल्स में आप उसको क्या दिखाएंगे, बल्कि अलर्ट में शो करवाते हैं हम, अलर्ट इनकरेक्ट आंसर। उसके बाद आपको जो भी दिखाना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर। और इसके बाद आपका वो बंद हो जाएगा या कलर चेंज हो जाएगा, जो भी आपको करना, आप नई क्लास लगा दो, कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सही जवाब है तो आप क्या करेंगे, आप उसका जो है वो इंक्रीमेंट करा, और इंक्रीमेंट के बाद रेंडर का फंक्शन कॉल करा लिया। यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, गलत आंसर एंड सही आंसर था इस्लामाबाद। तो ये मेरा सवाल ऑटोमेटिक चेंज हो गया। हैदराबाद गलत आंसर, पेशावर गलत आंसर, KPK गलत आंसर, एंड कराची सही आंसर है। तो सही आंसर के बाद अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि मेरे उसने जो है वो वैल्यू को 2 कर दिया। यहाँ पे वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हुई, सवाल 2 हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे कोई सवाल नहीं था, तो उसने क्या दिया, वैल्यू अनडिफाइंड कर दी। ये तो हो गया आपका फुल प्रोग्रामेटिकली, ठीक है, कंप्लीट प्रोग्रामेटिकली हुआ है ये आपका। बस यहाँ पे एक लूप लगेगा, जो मैंने फॉर लूप, जो मैंने अभी आपको नहीं लगवाया, लेकिन वो मैं आपको लगवाऊंगा जब मैं आपको जो है वो फॉर लूप वगैरह पढ़ा दूंगा। अब ये तो हो गई एक अप्रोच, यहाँ तक बात समझ में आई। मैं आपको दूसरी अप्रोच से भी लेके जाऊँगा। डिफ़िकल्ट, यस, डिफ़िकल्ट नहीं है, प्रोग्रामेटिकली है। इसमें एरे का ज़्यादा काम इस्तेमाल मैंने समझाने की कोशिश करी है। उसकी वजह यह है कि एरे जो है वो हमेशा इस्तेमाल होता है। अब आते हैं दूसरी अप्रोच से। हाँ, कोड तो मैं लाजमी शेयर करूँगा। और अब आते हैं दूसरी अप्रोच से। नई फाइल बनाते हैं, MCQs.html, एंड इसको कर देते हैं MCQs, बल्कि KBC1, ओके। इस फाइल को बंद करते हैं, ओपन करते हैं, नए स्टाइल पे आते हैं। ये इंतहाई आसान है, ये तो हर बच्चे ने जो है ना वो ऑटोमेटिक किया भी ऐसे ही होगा, ठीक है। डिव, ठीक है, और डिव के अंदर एक क्वेश्चन आपका जो भी है, जैसे कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और आपने यहाँ पे 4 बटन रखे होंगे, मैं बटन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने, और इसके अंदर आपने जो है वो कराची और लाहौर और इस तरीके से आपने किया है। इसको क्या नाम रखते हैं इसका, KPK एंड ISB, ठीक है, ISB इस्लामाबाद को कहते हैं। और आपने एक और डिव बनाया होगा, और डिव के अंदर जो है वो इसको कर दिया होगा ID
क्वेश्चन 1, ठीक है, और ये सारा कोड इसमें मूव कर दें, ठीक है। यहाँ तक तो आपने एक सवाल लिखा, फिर आपने इसी को डिफ को कॉपी करा, कॉपी करके आपने इसको क्वेश्चन 2 करा, 2 करके कैपिटल ऑफ सिंध कर दिया। यहाँ पे आपने सवालों के जो है वो जवाब को आगे पीछे कर दिया और कुछ भी नहीं कहा, मिसाल के तौर पे ये 4 जवाब, ठीक है। 2 सवाल है। अब आपने यहाँ पे एक क्लास बना ली, स्टाइल, और इसके अंदर कर देते हैं शो डिस्प्ले ब्लॉक, एंड एक क्लास बना लेते हैं हाइट के नाम से, ठीक है, डिस्प्ले नन। तो पहले हम दोनों सवालों को देखते हैं। खोला ही नहीं हमने तो फाइल, हम यहाँ पे फाइल ओपन कर लेते हैं, तो इसको बंद कर देते हैं और ये रिफ्रेश करते हैं। देखें सवालात आ गए, दोनों सवाल लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही सवाल चाहिए, तो हम इन सब पे क्लास लगा देंगे डिस्प्ले डिस्प्ले कह रहा हूँ, हाइट की, और इस पे भी हाइट लगा देंगे हम। चेक करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, और ये नहीं हुआ हाइट, तो चेक करना पड़ेगा कि हाइट क्यों नहीं हुआ। इसके बाद क्लास हाइट के अंदर हाइट के अंदर डिस्प्ले नन और शो में डिस्प्ले ब्लॉक, तो मैंने हाइट की क्लास लगाई है, तो हाइट की क्लास लगते ही हाइट की क्लास अप्लाई नहीं हुई। क्या गलती की मैंने, सॉरी, क्लास नहीं बनाया मैंने इसको, यार ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये देखें, ये हाइट हो गई, मैंने उसको क्लास नहीं बनाया था, डॉट नहीं लगाया था, उसको पता ही नहीं था ये क्लास है। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद जो है वो इसको मज़ीद देखते हैं। अब आपने करना क्या है, अब आपने अपनी लिखनी है स्क्रिप्ट। अमाउंट वाला बटन भी लगा के दिखा दूँ, ठीक है, लगा के दिखाते हैं आपको अमाउंट वाला बटन भी। अच्छा, वो तो अमाउंट आपको डिस्प्ले करवानी है ना हमें, तो अगर ये पहला सवाल है तो आपको जो है वो यहाँ पे दिखाते हैं स्पैन, नहीं डिफ में ही दिखाएंगे आपको, डिफ, और अमाउंट है 1000 RS मिसाल के तौर पे, और इस क्वेश्चन की अमाउंट है 2000, और विनिंग प्राइस जो है वो आपकी यहाँ पे लगा देते हैं हम। डिफ के अंदर हमेशा आपको जो है विनिंग प्राइस दिखती रहेगी। विनिंग प्राइस आपकी है 100 रुपीज़, 0, करंटली जो है वो 0 है। इसके अंदर एक स्पैन रख देते हैं, और स्पैन की जो है ना वो आईडी रख देते हैं, आईडी है विनिंग, बल्कि विन कर देते हैं कि जितना जीता है वो अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले होती रहेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 0 वैल्यू रख देते हैं, और यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट आ जाते हैं। यहाँ पे विन प्राइस जो रखते हैं, विन प्राइस है आपकी अभी तक जो है वो 0 है। जी हाँ, पूछें फैसल, आपने कोई सवाल पूछना सर? अमाउंट वाला बटन भी लगा कर दिखा दें एक बार। ओके, वही अमाउंट वाला बटन ही लगा रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं, पहले मेन चीज़ कर लेते हैं। तो पहला जो है वो सवाल, अब आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा इसका सवाल सही है या गलत, या तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी कि आप इसको याद कैसे रखते हैं। अब आपको याद रखने के लिए जो है वो या तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप या तो हर सवाल के लिए जो है ना वो चेक करना पड़ेगा कि ये सवाल क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको जो है वो यहाँ पे एक क्लास लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि या तो क्लास लगा दें आप, या फिर आप जो है वो यहाँ पे कोई और चीज़ कर दें जिससे आपको पता चल जाए कि सवाल 1 का बटन क्लिक हुआ है। वरना आपको हर सवाल के बटन के लिए जो है ना वो अलग अलग वो फंक्शन बनाने पड़ेंगे कि ये इस सवाल के जवाब है, यहाँ पे इस सवाल के जवाब है, यहाँ पे इस सवाल के जवाब है, ठीक है। क्योंकि जब ये असाइनमेंट मैंने आपको दिया था ना आपको ऑब्जेक्ट्स आते थे, ना आपको एरे का पता था, आपको सिर्फ फंक्शन पता थे, इफ एल्स पता था, ठीक है ना।
तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास ऑप्शंस कम है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम चेक करेंगे कि मेरे एक बटन पे क्लिक हुआ है और ये जवाब जो है वो सही है, तो हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक के ऊपर जो है वो हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं इज़ ट्रू, ओ नहीं सॉरी, चेकर के नाम से, और इसको बोल देते हैं ये जवाब जो है वो फॉल्स है। मिसाल के तौर पे ये जवाब फॉल्स है, हमने यहीं पर ही बता दिया सब कुछ, ठीक है। KP के इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं फॉल्स ही रहने देते हैं, और ये सवाल था सिंध वाला, कराची क्या होगा, ट्रू होगा, या तो एक तरीका ये है। दूसरा भी हम यहाँ पे यही करते हैं कि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, स्पेस लगा के सारे फॉल्स हैं और सिर्फ ISB जो है वो ट्रू है। अभी बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जब सवाल आएगा तो वो होगा शो, ठीक है, हमेशा पहला सवाल शो होता रहेगा मेरा। आप थोड़ा सा जो है वो खूबसूरत करने के लिए यहाँ पे BR लगा लेते हैं हम लोग, ओके। और ठीक है, तो ये मेरी विनिंग प्राइस है जो मैं अभी तक जीती है। ये सवाल की प्राइस है, अगर मैंने सही जवाब दिया तो क्या होगा, ये मेरा सवाल है और ये मेरे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, मिसाल के तौर पे। अब आते हैं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, चेकर, ठीक है। चेकर फंक्शन बना लेते हैं हम एक फटाफट से, और इसके अंदर आंसर, ठीक है, ये आंसर है। अगर ये ट्रू है, अगर ये आंसर ट्रू होगा तो ये ट्रू आ जाएगा यहाँ पे, और इफ़ जो है वो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही आंसर ट्रू है वैसे ही क्या होगा कि मेरी जो विनिंग प्राइस है वो इक्वल टू हो जाएगी, एक काम करते हैं, इसको भी जो है ना वो इस तरीके से कर लेते हैं RS, और इसको स्पेन में, और इसकी करते हैं ID, इसको ID देते हैं, उसको विन है और प्राइस नहीं, अमाउंट है ये कि मैं कितना विन करने वाला हूँ। तो जो मेरी अमाउंट है वो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, अच्छा, ये मेरी जो अमाउंट है वो सब अमाउंट यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे उठा लेते हैं, वहाँ से उठाने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। हम जो है यहाँ पे इसको पास ऑन कर देते हैं सिर्फ जो सही जवाब है उसके अंदर, क्योंकि जो भी जीतेगा अमाउंट उतनी अमाउंट हम इसको पास ऑन कर देते हैं। तो ये आंसर है और ये विन प्राइस है कि जितनी भी होगी वो यहाँ मिल जाएगी, और यहाँ पे जो है वो 2000 मिलेंगे इसको, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये विन प्राइस नहीं मिली तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, 0, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, 0। आप फंक्शन में अगर कोई वैल्यू पास नहीं करना चाहते कि अगर मैं यहाँ पे इसको ये नहीं लगाता तो मुझे हर फंक्शन को जब भी कॉल कर रहा हूँ मुझे इसकी विनिंग प्राइस यहाँ पे हमेशा बतानी पड़ेगी, वरना ये फंक्शन एरर देगा। तो यहाँ पे हर दफ़ा बताने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर वहाँ से वैल्यू आएगी तो वही होगी, अगर नहीं आएगी तो ये वाली वैल्यू इस्तेमाल कर लेना। अगर ये वाली वैल्यू मिलेगी तो 2000 हो जाएगी विन प्राइस की वैल्यू। अगर मैंने यहाँ से ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0, क्योंकि मैंने पास ही नहीं करा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इफ़ आया, आंसर मुझे यहाँ से पता चला कि ये ट्रू था। जैसे ही मेरा आंसर ट्रू हुआ तो मैंने विन प्राइस में प्लस इक्वल टू करा इसको, और इसको करा विन प्राइस, विन प्राइस नहीं, फिर इसको जो है विन ही करना पड़ेगा, विन अमाउंट करना पड़ेगा। वजह उसकी ये है कि दोनों सेम नेम के वेरिएबल नहीं रख सकते, स्कोप ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसमें प्लस कर देंगे, जैसे ही ये प्लस करेंगे विन अमाउंट, और इसको जो है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और हमने क्या बनाया है यहाँ पे ID विन के नाम से। जो मेरी विन अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे
डॉट इनर HTML में इसको डिस्प्ले करवा दी इक्वल टू विन अमाउंट करके। अच्छा, एल्स क्या होगा, अलर्ट इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो प्राइस मिलेगी ये उसके अंदर सेव करा देगा, ये क्या कर रहा है, ये जो प्राइस मेरी यहाँ पे सेव हुई है वो यहाँ पे अपडेट करा देगा ताकि मेरे यहाँ पे डिस्प्ले होता रहे। ठीक है, अब क्या है, अब सवाल चेंज करना है अगर मेरा सक्सेस है, क्योंकि मुझे पता चल गया मेरा आंसर ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट हाँ डॉक्यूमेंट, और मैंने आपको उस टाइम तक एरे नहीं पढ़ाया था तो हमें जो है वो करना ये पड़ेगा, क्वेश्चन 1 आईडी को उठाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी 1 डॉट आईडी डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू हाइड एंड क्लास 2 डॉट शो। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, अगर मैं कैपिटल कैपी के देता हूँ फॉल्स आंसर, लाहौर देता हूँ फॉल्स आंसर, कराची देता हूँ फॉल्स आंसर, ISB देता हूँ, तो मेरी विनिंग प्राइस हो गया 1000 रुपये और इस सवाल का जवाब है 2000 रुपये। ठीक है, और अब इसका जवाब है सही, गलत जवाब दिया, सही जवाब दिया, ये मेरे होगा 3000 रुपये, यहाँ पे सवाल चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक बहुत छोटा सा था, अगर आप HTML की मैनिपुलेशन के साथ जाते। यस, 3 मिनट लेफ्ट। ओके, मैं आपको कॉल देता हूँ दोबारा से। ओके, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ और आप लोग आ जाएं दोबारा। अपने माइक बंद कर दें। क्या है? ठीक है, तो फिर मैं जो है वो यहाँ पर आता हूँ। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है, वॉइस क्लियर है? मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके, ठीक है, मतलब आपको मेरी स्क्रीन भी दिख रही है और विजिबल भी है। तो ये आपका सवाल हो गया। तो ऐसे आप मल्टीपल सवाल पे आते जाएं और करते जाएं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी? मतलब अगर मैं आप लोगों के लेवल पे भी करवाऊँ तो ये आसान था, अगर मैं एरे के साथ करवाऊँ तो फिर आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। वजह उसकी ये है कि एरे से करने का फ़ायदा हमें ये होता है कि कल को अभी 5 सवाल है, मैं आपको बोलता हूँ कल को 40 सवाल हैं, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, 40 अगर आपको मैं कहता हूँ 40 सवाल हैं तो आप 40 के लिए सेम कोडिंग करेंगे? नहीं, फिर आपको जेनेरिक लिखनी पड़ेंगी चीज़ें जो आपके लिए जो है वो
और जो मैंने फर्स्ट वाला करवाया था वो जेनेरिक था। ठीक है, उसको आप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब 10 दें, 20 दें, 50 दें, 100 दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस कोड के ऊपर। हाँ, ऐसा ही हो रहा है, देखें वो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। हम लोग जो है यही कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा, हाँ, जैसे ही हमारा जो है वो सवाल सही है, हमने यहाँ पे जो है वो वैल्यू उठा ली कि ये ट्रू है फॉल्स है, उसने बोला ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है। जैसी वैल्यू मेरे ट्रू होगी वो न्यू सवाल पे आ जाएगा। जैसे इफ़ मेरा ट्रू हो जाएगा, ट्रू का मतलब है सही सवाल है, विनिंग प्राइस आएगी, अमाउंट क्या है जो अपडेट करनी है वो मैंने अमाउंट अपडेट करनी है, और उसके बाद जो है जितना भी है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर देना है। डिस्प्ले करा दिया, शो हाइड करा देंगे हम उस हिसाब से कि कौन सा सवाल था और कौन से को हाइड करा है, कौन से को शो किया है, तो ये भी हो जाएगा हमारा। और कोई सवाल आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल, किसी भी तरीके की कोई बात? तो सर इस चीज़ को फंक्शन में भी रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। किस चीज़ को आप फंक्शन में रखने की कह रहे हैं? इसको जो पैरामीटर पास किया आप उसकी बात कर रहे हो? हाँ, शो हाइड वाला काम भी आप रख सकते हो। ये तो मैंने बहुत बेसिक बनाया, क्योंकि जो मैंने बनाया वो 2 सवालों पर है, और 2 सवाल के लिए जब मैं तीसरे सवाल पे आऊँगा तो ये चीज़ काम नहीं करेगी मेरी। ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको करके दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे तीसरा सवाल रख देता हूँ, कैपिटल ऑफ KPK। ठीक है, और यहाँ पे KPK को हटा के हम कर देते हैं हमारा पेशावर। ठीक है, और इस टाइम पे ये ट्रू है, ये मैंने तीसरा सवाल ऐड किया, और इसके ऐड होने पे हमें 3000 रुपये मिलेंगे, और यहाँ से वैल्यू हटा दी जाएगी और ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा सवाल बन गया, कैपिटल ऑफ KPK, ये मेरा तीसरा सवाल है। अब तीसरा सवाल है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी गलत, ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो उसके लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा। उसके लिए जो है वो हमें कुछ चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर लूप भी ना चलाना चाहें तो हमें करना ये पड़ेगा, हाँ, हम जो है वो फिर ये कर सकते हैं कि जितने भी सवाल हैं उनको हाइड कर दो। ठीक है, इन सबको हाइड कर दो, और यहाँ से जो है ना वो इसके साथ एक थर्ड वैल्यूज़ भी हम फिर हमें गेट करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें जो है वो यहाँ पे इनके साथ एक थर्ड वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, और वो हम लेंगे क्वेश्चन 1 कि कौन सा क्वेश्चन है, और वो हम जो है अब वो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, वो हम लेंगे यहाँ पर लेने की वजह क्या है हमारे पास, क्योंकि हमने जो ये लास्ट वैल्यू रखी है ये हमारी ऑप्शनल है। ये क्या है, ये ऑप्शनल है। तो हम यहाँ पे लेंगे ID, तो ID अगर कोई देता है तो ठीक है, और नहीं देता तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे क्वेश्चन 1 कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ID ले लेंगे, तो पहले सारे क्वेश्चंस को जो है ना वो हाइड कर देंगे जितने भी होंगे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ये ID जो हमने उठाई है ये पास करके डॉट क्लास नेम, और उसके अंदर शो कर देंगे। तो अब आपका जो है वो जितने भी सवाल हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये सवाल 2 था, ये आपके पास 3 है, और ये आपके पास आ गया 3rd। ठीक है, ये आपके पास आ गया 3rd। हाँ, कोड मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अब देखिए मेरे पास पहला सवाल है, ये विनिंग प्राइस आ गई,
और विनिंग प्राइस कभी भी चेंज नहीं हो रही, मतलब चेंज होती रहेगी लेकिन अपडेट नहीं हो रही है यहाँ से क्वेश्चन के अपडेट होने में। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन 1 की आईडी आ गई जिस पे मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पे उसकी अमाउंट सिर्फ डिस्प्ले करवाई हुई है हमने कि अमाउंट क्या है, तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं सही जवाब देता हूँ तो मुझे कितने इनाम मिलेगा, ये वो चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे मेरा सवाल आ गया, यहाँ पे BR हमने लाइन वो करी है ब्रेक, और यहाँ पे मेरे सवाल आ गया। सवाल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेरे पास है ये वाली चीज़ है, फंक्शन की पहली वैल्यू फॉल्स है। आप चाहें तो इस वैल्यू को भी जो है वो ना दें, पास ऑन करें। ठीक है, इस वैल्यू को भी चाहें तो आप पास ऑन ना करें। तो इसको कैसे टैकल करेंगे फिर मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे टैकल करेंगे। आप इसको कहें कि ये भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो आपने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी, आंसर को भी, आईडी को भी और विन प्राइस भी। तो आपको सिर्फ ये फंक्शन कॉल करना है अगर ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स नहीं है तो आपको चेक फंक्शन के अंदर ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करनी है कि ये कौन सा, क्या ये ट्रू है, क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन आईडी कौन सी है इसकी, ये 3 है सॉरी, और ये विनिंग प्राइस इसकी क्या है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, वो बाकी सारे सवालों को हाइड करेगा और जो आईडी आप दे रहे हैं उसको ऑन कर देगा। चेक कर लेते हैं भाई, 0 से रिफ़्रेश करते हैं। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, KPK, फॉल्स आंसर। इस्लामाबाद, मेरे 1000 रुपये जीत गया। और सवाल चेंज होना चाहिए था यहाँ पे हमारा, तो सारे सवाल हमारे पास यहाँ पे आ गए। और आईडी हमने पास की है, और आईडी पहले चेक करते हैं आईडी क्या आ रही है हमारे पास। और इस सवाल को अपडेट होना चाहिए था एनी हाउ। क्लियर करते हैं इन सबको, रिफ़्रेश करते हैं। और पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, मेरी प्राइस अपडेट हो गई पर वो हाइड नहीं हुए। हाइड ना होने की वजह से ये, क्योंकि मेरी क्वेश्चन आईडी 1 आ रही है, मैंने गलती करी है कहीं पे। क्वेश्चन आईडी 1, ओके 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 ओके, क्वेश्चन आईडी 1 आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी आएगी कि कौन सी क्वेश्चन आईडी है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आईडी आएगी कि किसको आप ओपन कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद किया, अब सिंध आ गया, सिंध का क्लियर किया तो KPK आ गया, और KPK की वैल्यू मेरी गलत है, मुझे यहाँ पे 3000 देना था। और जैसे ही आप KPK का क्लियर करेंगे तो आपका 4th क्वेश्चन आ जाएगा जो कि अभी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो KPK की अमाउंट थी यहाँ पे 3000, तो आपको मेरी विनिंग अमाउंट दिखेगी। पहले 1000 कराची, इस्लामाबाद, सिंध का कैपिटल कराची, 3000 हो गए। अब 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6000, पेशावर। ये होगा मेरी विनिंग अमाउंट 6000। ठीक है, तो मेरा यहाँ तक सवाल ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन आईडी दे रहे हैं वो क्वेश्चन आईडी दे रहे हैं कि जो नेक्स्ट सवाल की है, कि जो सवाल को शो करवाना है, असल में वो आईडी हम पास ऑन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, हम वो आईडी पास कर रहे हैं जो सवाल हमें शो करवाना है नेक्स्ट, अगर सक्सेस होने पे। इस वजह से हम हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन की आईडी देंगे यहाँ पे। जहाँ तक बात समझ में आई, सॉरी मैं जो है वो रात को सो गया था और सुबह शहरी में भी मुझे याद नहीं रहा, ये तो उठने के बाद मुझे आज याद आया, तो मैंने इस वजह से फिर लेट हो गया मैं भी आप लोगों को बताने में कि मैं और जो है वो क्लास टाइमिंग क्या थी। ओके, तो आप लोगों को जो है वो समझ में आया यार कि मैंने किस तरीके से किया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं, मैं अभी भी समझा सकता हूँ आप लोगों को। सवाल ये बहुत इजी था, असाइनमेंट इजी था, बस थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी भी क्या था, बस आपने एक दफ़ा कॉपी करना था और कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट जो है वो पेस्ट करके रखना था आपको हर दफ़ा। ठीक है, अभी अब 3 सवाल हैं, आपको चौथा करना है, तो यहाँ पे चौथा सवाल जो है वो आपने ऐड करना है। अगर आपको 4th सवाल लिखना है तो आप यहाँ से 4th सवाल पे आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको कहेंगे 4th, इसकी आईडी चेंज करेंगे, इसकी अमाउंट बताएंगे कि भाई ये 4000 का है ये सवाल, कैपिटल ऑफ
पंजाब कर देंगे इसको, ठीक है। सवाल भी चेंज कर लेते हैं, और कैपिटल ऑफ पंजाब है हमारा लाहौर है, ठीक है। तो लाहौर को ये सारी वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी हमें। अब ये हमारे पास लाहौर आ गया 5। अब नेक्स्ट सवाल की जो आईडी है वो पास कर देंगे कि नेक्स्ट सवाल 5 ऑन करना है, और इसकी विनिंग अमाउंट 4000 रुपये है, और ये आंसर ट्रू है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें कर लेंगे। अब अगर इसका एक और हल है, अब हम इसको चेक करते हैं। नया सवाल ऐड कर लिया अब हमने, सही है भाई। मेरी विनिंग प्राइस आ रही है 0, ये मेरा पहला सवाल है, और कैपिटल ऑफ पाकिस्तान क्या है, इस्लामाबाद। 1000 रुपये जीत गया। इस सवाल की प्राइस है 2000 रुपये। सिंध का कैपिटल क्या है, कराची। मेरे 3000 हो गए, 1000 पहले का, 2000 अभी के, 3000 हो गए। ये 3000 है। अगर मैं सही जवाब देता हूँ तो मेरी विनिंग प्राइस हो जाएगी 6000, और चौथा सवाल आएगा, और केपी के 6000। देखिए मेरी 6 हो गई। ये 4000 का सवाल है, 6 और 4 10 हो जाएंगे अगर मेरा सही जवाब आया। ये होगा मेरे 10,000, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट सवाल नहीं आया, वजह उसकी ये है कि मेरा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ है कि आप अगर इस बटन को क्लिक करते आ रहे हैं तो इसकी अमाउंट बढ़ती चली आ रही है। तो एक तो ये चीज़ है, इसको हटा देंगे हम। और दूसरी एक और चीज़ है, कि अगर आप इसको मज़ीद प्रिसाइज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ट्रू भी हटा दें। यहाँ से क्या करें, ट्रू भी हटा दें, और सब जगह से आपने ट्रू हटा देना है, और यहाँ से भी ट्रू हटा दें, ठीक है। अब आपने क्या देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आईडी और विनिंग प्राइस, और यहाँ पे आपके फंक्शन से भी हमने आंसर्स हटा दिया। अब किस चीज़ पे हम प्ले करेंगे, अब हम विनिंग प्राइस पे। अगर विनिंग प्राइस यहाँ पर 0 होगी तो 0 का मतलब हमें पता है इसके अंदर फॉल्स होता है, कि अगर विनिंग प्राइस 0 है तो इसका मतलब है आपका आंसर भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत स्मार्टली किया, और हमने जो है वो चीज़ विनिंग प्राइस को भी जो है वो अपडेट कर लिया, मतलब एक पैरामीटर और कम कर दिया हमने फंक्शन का। देखते हैं सही काम कर रहा है। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर एंड पंजाब, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा क्या हो गया, अपडेट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई मेरे ख्याल से। यहाँ तक कोई ठीक है, मैं समझाता हूँ फान, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए हमने करा क्या है, हम जो है वो असाइनमेंट बना रहे हैं, और ये है MCQs वाला कौन बनेगा करोड़पति, जो KBC का अपना असाइनमेंट था वो है, ठीक है। तो हमने बोला था कि विनिंग प्राइस दिखती रहे मुझे कि मैं कितने अमाउंट को विन कर रहा हूँ हर सवाल के ऊपर, और मेरा पहला सवाल 1000 का, दूसरा 2000 का, और तीसरा 3000 का, चौथा सवाल 4000 का होगा। तो पहला सवाल विन करूँगा तो 1000 जीत जाऊँगा, जब दूसरा सवाल विन करूँगा तो 2000 उसके भी जीत जाऊँगा, तो टोटल मेरे 3000 हो जाएंगे। और तीसरे सवाल के 3000 रुपये हैं, तो तीसरा सवाल भी अगर सही दूंगा तो 3 प्लस जो पहले 3000 जीता हूँ वो, और याले 3 मिला के 6000 हो जाएंगे। तो पहले तो ये चीज़ थी हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने एक डिफ बनाया, डिफ के एक आईडी पास करी, ठीक है। डिफ को एक आईडी पास करी और सिंपल एक डिस्प्ले करके लगा दिया अमाउंट, कि भाई ये 1000 का क्वेश्चन है, और कुछ भी नहीं किया। और उस डिफ के अंदर हमने सवाल रखा अपना, और हार्ड कोडेड बटन रखे, और सही है ना। और उस डिफ के ऊपर एक क्लास लगा दी शो की। हमने यहाँ पे 2 क्लासेस बनाई है, एक शो की और एक हाइट की। अब शो की क्लास क्या करती है, जब वो लगेगी तो हमारा जो है वो डिफ शो हो जाएगा, और जब हाइट वाली लगेगी तो मेरा डिफ क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अब मैंने इस डिफ को कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैंने इसके जितने सवाल बनाने थे उतनी दफ़ा पेस्ट करा, और उसकी अमाउंट चेंज करी, उसका सवाल चेंज करा, और उसके ऑप्शन चेंज करे, ठीक है। पहला तो मैंने ये काम करा। दूसरा काम मैंने क्या किया, सिर्फ पहले वाले सवाल को शो करके छोड़ दिया, और बाकी सबको बाय डिफ़ॉल्ट क्या करा, मैंने हाइड कर दिया, ताकि जैसे ही मेरा पेज रेंडर होगा तो पहला सवाल दिखेगा और बाकी सवाल नहीं दिखेंगे, ठीक है। सारे सवाल क्या होंगे, हाइड होंगे। तीसरा काम मैंने क्या किया, मैंने एक जो फंक्शन बनाया चेकर का, उसके मैंने जो गलत जवाब था उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किए, और जो मेरा सही जवाब था उसके अंदर मैंने नेक्स्ट सवाल कौन सा ओपन करना है उसकी आईडी पास करी, और
जो अमाउंट मैं जीता हूँ इस सवाल से वो अमाउंट पास करी मैंने। अब नीचे आ जाता हूँ, फंक्शन क्या किया मैंने, एक वेरिएबल रखा फंक्शन से बाहर विनिंग अमाउंट का, जो जैसे मेरा फंक्शन पेज स्टार्ट होगा उसकी अमाउंट क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी। तो जैसे ही मेरा चेकर एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर मैंने क्या किया, अब मुझे जो है आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ जो सक्सेस हुआ है, जो सही जवाब है उसी के अंदर से मेरे पास पैरामीटर आएंगे, और जो फॉल्स होंगे जवाब उनमें कोई पैरामीटर नहीं आएगा। तो मैंने जो पैरामीटर्स लिए हैं इसका आईडी, नेक्स्ट सवाल की जो आईडी है, नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी, वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन 1 रखी है, और विन प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 0 रखी है। तो अगर आप लोग नहीं देते तो मुझे ये वैल्यूज़ मिलेंगी, और अगर आप कोई वैल्यूज़ देंगे यहाँ पे तो मुझे वो वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो मैंने जो है वो करा ये कि मुझे पता है कि मैं जो गलत जवाब है उसमें मुझे विनिंग प्राइस में पास ही नहीं करूँगा। तो जब मैं पास नहीं करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी। तो जैसी मेरी विनिंग प्राइस 0 है तो इफ़ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इफ़ के फॉल्स होने की वजह से मेरे पास इनकरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मेरी विन प्राइस 0 से बढ़ी, 1, 2, 4,000, 10,000 या कुछ भी आई, तो विन प्राइस जैसी मेरे पास आएगी वो उससे मुझे बदल जाएगा ये जवाब सही है, जब भी मेरे पास विन प्राइस आई है। अगर सवाल सही नहीं होता तो विन प्राइस कभी नहीं आती। ठीक है, तो उस विन प्राइस को मैंने क्या किया, उसके अंदर विन अमाउंट में प्लस कर दिया जो मेरी विन अमाउंट पहले थी। अभी फिलहाल पहले सवाल पे 0 होगी, तो पहले सवाल का सही जवाब देने पे जैसी 1000 होती है तो वो उसी में प्लस होती चली जाएंगी वैल्यू। और उस अमाउंट को जो है वो मैंने एक जो टॉप के ऊपर यहाँ पे जो मैंने एक डिव बनाया हुआ उसके अंदर मैंने अपडेट करा दिया इनर HTML को। तो वो आपको यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले होती रहती है, ये वाली चीज़ विनिंग अमाउंट यहाँ पे आपको डिस्प्ले होती रही। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा सवाल सक्सेस हुआ, सक्सेस होने के बाद मैंने अमाउंट अपडेट कराई, और अमाउंट अपडेट करा के जितने भी सवाल आते सबको क्या कर दिया, हाइड कर दिया वापस। सारे सवालों को हाइड कर दिया बगैर चेक करे, बगैर रिफरेंस लगाए कि कौन सा सवाल था कौन सा नहीं था, कर दिया मैंने सबको हाइड। हर दफ़ा सारे सवाल हाइड हो जाएंगे, और जो आईडी यहाँ से आप पास कर रहे हो ना, जो आईडी आप वहाँ से पास करोगे कि भाई नेक्स्ट सवाल कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, उसको उस आईडी को यहाँ रखा और सिर्फ उसके अंदर क्लास डाली शो। तो अगर मिसाल के तौर पे ये सवाल 2 था तो पहले 2 को हाइड करा ताकि मुझे इफ एल्स लगाना पड़े, और वापसी शो कर दिया उसको। तो इससे मेरे इफ एल्स लगाने की कंडीशंस बच गई, और मेरा जो है वो हमेशा जो है वो ये हुआ कि मेरा जो है वो काम हो गया और सारी चीज़ें चलने लगी। बात समझ में आई आपको अफान? मैंने दोबारा रिपीट किया सब कुछ। तो ये इजी था। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने किस तरीके से बनाया, जब मैं असाइनमेंट चेक करूँगा तो फिर मैं आपको जो है वो देख लूँगा। वैसे असाइनमेंट बहुत इजी था और मुश्किल भी कोई नहीं था इसमें। ठीक है, इसमें मुश्किल कोई नहीं थी। और कोई सवाल? हमने असाइनमेंट बना के देख लिया, असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है या आपको कल के परसों के पीछे के लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्लासेस है। मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो रमज़ान की वजह से रात को 11-12 बजे नहीं ले पा रहे, क्लासेस हैं या नाइट ड्यूटीज़ हैं या फिर जो है वो शॉप्स वगैरह हैं उनकी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और रमज़ान के बाद आप लोग हमें सेम टाइमिंग पे वापस रीज्वाइन कर सकते हैं। और अटेंडेंस का भी जो है वो रमज़ान के लिए हम लोगों ने लीनियंसी दी हुई है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। और रिवीजन क्लास जैसे आज हमने करी वैसे ही जो है वो इंशाल्लाह अगला संडे छोड़ के उससे अगले संडे जो है वो हम लोग एक और रिवीजन क्लास कर लेंगे, ताकि आप लोगों का जो भी रमज़ान के अंदर जो लॉस हो रहा है या रमज़ान में आप लोग जो है वो पढ़ नहीं पा रहे या कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पैरामीटर से बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर पैरामीटर्स का सही इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। ये तो मेरी एक एग्जाम्पल्स थी। जी हाँ, बिल्कुल, काउंटर में भी इसी से ही करवाया था। और काउंटर वाले में जो है वो पाबंदियाँ लगाने का मकसद ही मेरा यही था कि जब आपके ऊपर पाबंदी आ जाएगी ना कि आपको इफ़ एल्स ही इस्तेमाल करना नहीं करना, कि आप एल्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, एल्स इफ नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो फिर आप सोचोगे कि काम कैसे होगा, तो फिर आप पैरामीटर की तरफ आओगे। तो आपको पैरामीटर की तरफ ही लेके आया था मैं उस कोड के अंदर। Node.js की क्लासेस अभी हमारा जो है वो रमज़ान के बाद शुरू करने का इरादा है मेरा। पूरे रमज़ान जो है ना वो जावास्क्रिप्ट को ही लेके चलने का इरादा है मेरा। उसकी 2 बड़ी वजह हैं।
कि अभी जावास्क्रिप्ट में काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जावास्क्रिप्ट को बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है। और तीसरी चीज़ ये कि रमज़ान के बाद जब हम Node.js के ऊपर जाएंगे ना, तो वो लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। लॉजिकल इन अ सेंस ये कि वो बहुत आसान है अगर आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है। तो रमज़ान के बाद ही स्टार्ट करेंगे, ईद के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद जो है ना वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ईद के फ़ौरन बाद जो है ना वो हमारा जो है ना वो शुरू हो जाएगा। जी हाँ, मैं अभी आपको ये पूरा कोड शेयर कर दूँगा। तो ईद के फ़ौरन बाद वाली जो क्लास होंगी वो हमारी Node.js के ऊपर ही होंगी सारी। और जब तक का ये टाइम चल रहा है, जब तक मैं आप लोगों की जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे भी हो सके। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? एरे से, ऑब्जेक्ट में से, फंक्शंस में से, इफ़ेल्स में से, वेरिएबल्स में से, ठीक है, डेटा टाइप में से, तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को कोई सवाल नहीं है? श्योर? क्यों तंग करते हैं अफ़ान? कोई वजह, मतलब मैं आपका सवाल समझ सकूं कि परेशान करने की वजह क्या है। मतलब मिसाल के तौर पे कभी समझ में नहीं आता कि पैरामीटर्स कहाँ इस्तेमाल करूं या कैसे करूं या क्या मसला है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। क्या लगाऊं इसमें, मतलब क्या इनपुट लूं जिससे मेरा काम हो जाए? क्या मैं आपका सवाल सही समझाऊं? क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती कि मैं पैरामीटर में क्या इनपुट लूं जिससे मेरा काम आसान हो जाए? हाँ, सही समझा मतलब मैं आपका सवाल ना। तो अच्छा, देखते हैं हम कैसे मदद ले सकते हैं। पैरामीटर में एक फंक्शन है, उसका काम ये है, अभी देखते हैं, पहले मैं कोड की तरफ आता हूँ अब और फिर चीज़ें करते हैं। पैरामीटर में हम कौन सी वैल्यू लें जिसकी से हमें जो है वो हमें मदद मिले। पहली चीज़, वो वैल्यू हम पैरामीटर में लेते हैं जो हम कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे इफ़ और एल्स में हमें वैल्यूज़ चेक करनी होती हैं कि भाई ये वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू थी। तो अगर हम इससे बचना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू है या कौन सी चीज़ है, तो वो हम ऊपर पैरामीटर में ले लेते हैं फंक्शंस को कॉल कराते हुए। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें पता होती है कि भाई ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो पैरामीटर में हम वो चीज़ लेते हैं जो हमारी कंडीशंस को सपोर्ट करे, ठीक है ना, जो इफ़ एल्स के अंदर मदद कर रही हो। अब अगर मैं यहाँ पे ये आईडी नहीं लेता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि मुझे कौन से डिफ को शो कराना है। जाहिर सी बातें नहीं पता चलता। उसके लिए मैं क्या करता, उसके लिए मैं या तो ये करता कि जो अभी करंट चेकर चल रहा है उसमें दिस लगा के उठाता और देखता यहाँ पे कोई क्लास पास कर देता, जैसे ऑप्शन की जगह ये बता देता कि ये क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, और फिर देखता कि भाई ये क्वेश्चन 3 था, तो अगर ये अब क्वेश्चन 3 है तो क्वेश्चन 4 वाला चले। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स लगाने पड़ते मुझे, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका होता, मैं इस्तेमाल करता तो वो चीज़ जो हमारे इफ़ एल्स की कंडीशंस को रिड्यूस कर दे पैरामीटर उठाने से। हमेशा इस तरीके से सोचें, पहले आप लगाएं, अपना काम जैसे भी चल रहा है बना लें, उसके बाद सोचें कि क्या मैं इस इफ़ एल्स की कंडीशन को रिड्यूस कर सकता हूँ पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। फंक्शन सेम काम करता है, हर डिफ के लिए अलग एक ही काम कर रहा है वो, लेकिन आपने सिर्फ एक पैरामीटर देके ना उसको नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी, सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी देके और विनिंग अमाउंट देके क्या कर रहा है, वो अमाउंट ऐड कर रहा है हर सवाल के ऊपर, हर सवाल पे अमाउंट ऐड कर रहा है, ठीक है ना। मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, हर सवाल पे अमाउंट ऐड कर रहा है यहाँ पे और डिस्प्ले करा देता है उसको। लेकिन कितनी अमाउंट डिस्प्ले करवानी है वो तो या तो मुझे क्वेश्चन नंबर से पता चलना था, क्या कौन सा क्वेश्चन नंबर है तो इसकी अमाउंट ये है। तो उससे बचने के लिए मैंने इसको पैरामीटर पास कर दिया। अब मुझे पता ही नहीं, सोचना ही नहीं है कि कौन सा सवाल है और कौन सा नहीं है। मुझे जो वैल्यू आप पैरामीटर में दे दोगे मैं खामोशी से उसको अपडेट करा दूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आईडी, अब मेरे फंक्शन जो है वो काम क्या कर रहा है, वो सारे सवालों को हाइड कर रहा है और एक सवाल को खोल रहा है।
अब उसको पता ही नहीं है कौन से फंक्शंस हाइड करने हैं, कौन से डिफ्स को हाइड करना है, कौन से को खोलना है। तो इसके लिए या तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन से फंक्शंस का सही जवाब दिया है मैंने, तो फिर मैं सारों पे इफ़ एल्स लगा के चेक करूँगा कि अच्छा याला फंक्शन, याला डिफ जो है ना वो मुझे खोलना है और याला बंद करना है। तो उससे बेहतर ये मैंने एक ले लिया कि भाई कौन सा नेक्स्ट वाला खोलना है, तो नेक्स्ट वाला ओपन करेंगे, बाकी सबको ऑफ़ करेंगे। तो ये जो है पैरामीटर्स के बेस पे जो है वो हमें इस तरीके से सोचना पड़ता है। मैंने आपको सोचने की डायरेक्शन बताई है कि आप किस तरीके से सोच सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे पैरामीटर का इस्तेमाल करना और कहाँ पे पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं करना, और कितना स्मार्टली इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, ठीक है। और कोई सवाल आप लोगों को? अगर नहीं भी समझ में आए दोबारा तो पूछिएगा। जी हाँ, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, अगर चाहे तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं ये पूछना चाहता था कि अगर जैसे आप पैरामीटर में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 पास कर रहे हैं आईडी, तो अगर हम इसको, हाँ जैसे आपने ये क्वेश्चन 5 किया है, हम्म। तो इसको अगर कोई आता है कि उसको इंस्पेक्ट करके, जैसे हमारे पास क्वेश्चन 10 है ही नहीं, और अगर उसको क्वेश्चन 10 देगा तो हमारा कोड एरर देगा। बिल्कुल तो देगा। इस चीज़ को तो इस चीज़ को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? मतलब उसको एरर शो ना करे, कि उसको ये बताए कि भाई आपकी जो वैल्यू पास की है आपने वो हमारे पास है ही नहीं। ओके, इसके दो तरीके हैं, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप जो है यहाँ पे इफ़ से पहले जो भी आईडी आपके पास आ रही है आप जो है वो यहाँ पे चेक कर लें इफ़। जैसे मिसाल के तौर पे सवाल ये है, मोहम्मद यूसुफ का सवाल ये है कि मैं यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आया, मैंने जो है वो इंस्पेक्ट करा कंट्रोल शिफ्ट एस करके, और जैसे कि ये सही जवाब था पाकिस्तान का, ये सही जवाब है ISB। अब इन्होंने जो है यहाँ पे इसकी आईडी को एडिट करके बोल दिया भाई 21 वाली आईडी होगी, और जैसे ही बटन दबाएंगे तो ये कुछ भी नहीं आ रहा। तो उसने क्या किया, इनकी आईडी बिगाड़ दी। तो आप कर क्या सकते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन आईडी यहाँ पे मिल रही है, आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी आपको आईडी मिल रही है, तो आप क्या करें आईडी लें, और अब आपको अगर आईडी मिलती है तो आप आगे कोड में जाएं, और अगर आपको आईडी नहीं मिलती तो आप आगे कोड में ना जाएं। जैसे कि मिसाल के तौर पे इस तरीके से हम कर लेते हैं इसको, कि मैं इसमें ले गया, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे आके वापसी KPK नहीं सॉरी कंट्रोल शिफ्ट C करते हैं। अब ये हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 21 किया पहले तो मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको जो है वो इस्लामाबाद क्लिक करता हूँ, तो पहले सवाल पे था ना मैं, हाँ था, तो मैं पहले सवाल पे मैंने 21 किया, 21 करके मैंने इसको ISB किया, तो उसको एक सेकंड रुकिएगा, ये आए हम, और आपने इसको 21 किया, सर आपकी कंडीशन जो है ना वो विनिंग प्राइस पे लगी हुई है, तो वो 0 से ग्रेटर है तभी वो कंडीशन काम कर रही है। नहीं 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 नहीं, वो कंडीशन की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे जो है वो ये वाली वैल्यू को देख रहा हूँ कि अगर उसको डिव ही नहीं मिलेगा तो उसको यहाँ आना नहीं चाहिए। पहले ये देखते हैं कि हमें जो है वो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या मिलेगा, ठीक है। पहले इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, और यहाँ पे जो है वो मैंने पास कर दिया ISB के साथ 21, ठीक है। और यहाँ कंसोल में क्लिक करते हैं तो 2, अच्छा, तो वो 21 ले नहीं रहा, मेरे पास से तो नहीं ले रहा, हालांकि मैंने यहाँ पे इसको 21 पास किया है, लेकिन पैरामीटर अपडेट नहीं ले रहा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप जो है अपनी जावास्क्रिप्ट और HTML को सिक्योर नहीं कर सकते। वजह उसकी ये है क्योंकि ये सारी आपके ब्राउज़र पे आके कंपाइल होती हैं, ठीक है। तो इसको, जैसा कि आपका सवाल था ना बुरीरियो मोहम्मद यूसुफ, कि हमारी जो है जावास्क्रिप्ट है, अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूँ ना, तो सवाल ये है कि अगर कोई मेरी जावास्क्रिप्ट के अंदर छेड़खानी करे तो मैं उसको कैसे सिक्योर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप सिक्योर नहीं कर सकते अगर आप प्योर जावास्क्रिप्ट एंड HTML पे काम कर रहे हैं, तो आपके हाथ में नहीं है, आप जितनी चाहे वैलिडेशन लगा लें,
क्योंकि अगर मैं ये वैलिडेशन यहाँ पे लगा रहा हूँ ना इस स्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्क्रिप्ट भी जो है ना वो अपडेट हो सकती है। कहाँ है मेरी स्क्रिप्ट? मेरी जो भी स्क्रिप्ट है ना वो यहाँ से अपडेट हो सकती है, और मैं यहाँ पे जो है वो अपनी जितने भी डिव्स हैं उनको हाइड भी कर सकता हूँ, सब काम हो सकते हैं मेरे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे मैं डॉक्यूमेंट इक्वल टू या डॉक्यूमेंट डॉट कहाँ गया, जैसे मैं यहाँ से आ गया हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे जो है मेरा क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 डॉट इनर HTML और इक्वल टू इसको एम्प्टी करता हूँ, तो ये मेरी इनर HTML को एम्प्टी कर देगा। शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, ठीक है ना, क्लास में। तो लेकिन अभी सवाल जो है वो मेरा ये है कि आप HTML और जावास्क्रिप्ट को सिक्योर नहीं कर सकते। इसको सिक्योर करने के लिए, इसी वजह से जो है इन्हीं चीज़ों को सिक्योर करने के लिए हमारे पास जो आती है वो आती है React.js और Vue.js और Angular। वो हमारे पास क्या करती है, जो हमारे पास यहाँ पे डॉम होता है ना, एलिमेंट्स जो होते हैं यहाँ पे जो होता है वो वर्चुअल होता है, वो यहाँ पे जो भी चेंजेस करता रहे यूज़र ब्राउज़र से, वो उसकी अपडेशन नहीं लेती। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास जो है इस सिक्योरिटी के लिए जो हमारे पास React.js आती है और Vue.js आती है और Angular आती हैं। ये जो है फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं जो हमारी इस चीज़ को मैनिपुलेट होने से बचाती हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट को आप अपने ब्राउज़र में, अगर आप कभी फेसबुक पे जाएं और फेसबुक का कंसोल ओपन करके देखें, तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है कि आप जो है कोई भी आपको कोई जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट दे तो आप कंसोल में पेस्ट ना करें, इससे आपकी आईडी हैक हो सकती है, ठीक है ना। तो उसकी वजह यही होती है कि वो वहाँ पे जो भी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई होती है वो सिक्योर नहीं है एक तरीके से। तो आपके ब्राउज़र के ऊपर जो भी चीज़ पड़ी है वो आसानी से जो है वो मैनिपुलेट हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। तो उसको आप सिक्योर नहीं कर सकते, तो आपको वैलिडेट करना होता है सर्वर साइड। जब हम Node.js की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। और कोई सवाल? और कोई सवाल यहाँ पे आप लोगों का? ठीक है, अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो क्लास को यहीं पर ही जो है वो कंप्लीट करते हैं। और होपफुली कि आप लोगों को जो है वो ऑब्जेक्ट और एरे के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्ट एंड एरे की, उतना ज़्यादा आप लोगों की जो है वो हाथ साफ़ हो जाएगा। वरना एरे और ऑब्जेक्ट जो है वो अमूमन लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, और लोग जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं एरे और ऑब्जेक्ट के लिए। अभी हमने सिंपल डायमेंशन, जो सिंगल डायमेंशन है वो एरे और ऑब्जेक्ट पढ़े हैं। मल्टी डायमेंशन की तरफ भी हम आएंगे तो वो प्रैक्टिस से ही आ सकेंगे, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक के लिए क्लास आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ पे क्लास अपनी ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।